Ma'am, since I missed one class and I'm almost done with the recording of first class, would I be able to attend, Yes. understand the concepts? Yes. Yeah, because I just registered today. That's No why. worries. You will be able to understand. Perfect. Okay. So good evening, everyone, and welcome to the Saturday session for tax New Finance Act 2022. हम आज करने वाले हैं रिलीव्स। चैप्टर नंबर 2 की रिलीव्स पे हम आ गए हैं, जो हमने बेसिक समझा था लास्ट सेशन में। अब यहाँ पे उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सॉरी फॉर द बैड थ्रोट। तो रिलीव्स में एक टैक्स पेयर को यूके टैक्स के हिसाब से 3 तरह की रिलीव्स मिलती हैं। 1, क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेमेंट्स, यानी कुछ इंटरेस्ट पेमेंट्स जो रिलीफ की तरह वो अपनी इनकम से रिड्यूस कर सकता है और बची हुई इनकम के ऊपर पीए क्लेम करके टैक्स पे कर सकता है। क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेमेंट प्लस एक चाइल्ड बेनिफिट टैक्स चार्ज और तीसरा चैरिटेबल गिविंग। ये 3 तरह की उसको रिलीफ्स मिलती हैं। बट द बेस्ट पार्ट इज इन तीनों को देने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है। यानी कि हम क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेमेंट की रिलीफ अलग तरीके से देते हैं, चाइल्ड बेनिफिट टैक्स चार्ज की रिलीफ अलग तरीके से देते हैं और चैरिटेबल गिविंग की रिलीफ को बिल्कुल ही अलग तरीके से देते हैं। इनको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले आते हैं क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेमेंट्स पे। मैं कौन सी रिलीफ्स की बात कर रही हूँ? ये जो फॉर्मेट था हमारा, कौन सा वाला फॉर्मेट जिसमें हम टोटल इनकम लेते थे और टोटल इनकम में से रिलीफ माइनस कर रहे थे। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रिलीफ। इसके बाद में नेट इनकम आती थी, नेट इनकम में से हम पीए माइनस करते थे और इसके बाद आती थी टैक्सेबल इनकम। आई एम टॉकिंग अबाउट दीज रिलीफ्स। तो इन रिलीफ्स में ये 3 रिलीफ्स होती हैं और इनको तीनों का देने का बिल्कुल तरीका अलग होता है। सबसे पहले क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेमेंट्स पे आते हैं। अगर कोई भी टैक्स पेयर क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेमेंट करता है तो वो डायरेक्टली इस रिलीफ वाले अमाउंट में से माइनस हो जाता है। यानी क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेमेंट समझना जरूरी है कि कौन सा इंटरेस्ट पेमेंट ऐसा है जो क्वालिफाइंग कहलाता है, यानी कि क्वालिफाई करता है फॉर रिलीफ। क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेमेंट्स हम समझते हैं 2 असेसीज के टैक्स पेयर्स के केसेस में। 2 टैक्स पेयर्स कौन से हैं? एक इंडिविजुअल हो सकता है जो एम्प्लॉय हो, दूसरा इंडिविजुअल हो सकता है वो किसी फर्म में पार्टनर हो, यानी कि उसकी इनकम ट्रेडिंग इनकम हो। अब ये दोनों लोग लोन लेते हैं और इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं। सारे के सारे इंटरेस्ट पेमेंट्स क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेमेंट्स है क्या? नहीं। यानी लोन किसी पर्पस के लिए लिया होना चाहिए। उस लोन के ऊपर अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेमेंट है, वरना क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेमेंट नहीं है। मतलब कि अगर एम्प्लॉय की बात की जाए, एम्प्लॉय ने अपनी जॉब में काम आने के लिए प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए लोन उठाया। मतलब लेट्स सपोज उसको जॉब के लिए लैपटॉप चाहिए था और ये लैपटॉप है 1 लाख या 1,50,000 का। इसने लोन लिया और लैपटॉप खरीद लिया। अब ये जो लैपटॉप है ये अपने एम्प्लॉयमेंट में यूज करेगा। इस लैपटॉप को खरीदने के लिए जो लोन लिया इसने, इस लोन पे इसको पे करना होगा इंटरेस्ट। क्या ये इंटरेस्ट क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेमेंट है? यस, क्योंकि इसने प्लांट एंड मशीनरी विच इज गोइंग टू बी यूज्ड इन द एम्प्लॉयमेंट, इसके लिए लोन उठाया था। सो दैट्स पॉइंट नंबर 1। अगर कोई भी एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयमेंट के पर्पस के लिए कोई प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, उसको खरीदने के लिए लोन लिया, इस लोन पे जो भी इंटरेस्ट पे होगा दैट इज अ क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेमेंट और इसकी हम डायरेक्टली रिलीफ देंगे। क्या ये पॉइंट सबको समझ आया? बोलो। यस मैम। ठीक है। नंबर 2, अब ये जो एम्प्लॉय होता है ये क्या करता है? गाइस म्यूट योरसेल्फ प्लीज, पीछे से बहुत आवाज आ रही है। अब ये दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? ये जो एम्प्लॉय है, इंडिविजुअल टैक्स पेयर जो एम्प्लॉय है, ये एक एम्प्लॉय कंट्रोल ट्रेडिंग कंपनी में फुल टाइम काम करता है और वहां के शेयर्स खरीद लेता है। तो सवाल ये उठता है, ये एम्प्लॉय कंट्रोल ट्रेडिंग कंपनी क्या होती है? जहां पे एम्प्लॉयज के पास शेयर्स होते हैं बहुत सारे। तो ऐसी कंपनी में पहली बात तो ये फुल टाइम काम करता है, पार्ट टाइम नहीं। और इस कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं इसको, इसके शेयर्स खरीदने के लिए इसे लोन लेना पड़ रहा है और इस लोन के ऊपर ये जो भी इंटरेस्ट पे करेगा दैट इज अ क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेमेंट। क्या ये बात समझ आई? बताओ। यस मैम। ठीक Can है। you repeat it once again? यस, लिसन केयरफुली।
Second point says, when this taxpayer, this employee, he is a full-time employee in a company. ये जो कंपनी है जिसमें ये जॉब करता है, ये कंपनी एम्प्लॉय कंट्रोल्ड ट्रेडिंग कंपनी है. ऐसी कंपनी जिसमें एम्प्लॉयज के पास बहुत सारे शेयर्स होते हैं, उस कंपनी को बोलते हैं एम्प्लॉय कंट्रोल्ड ट्रेडिंग कंपनी. इस कंपनी में इस एम्प्लॉय को भी शेयर्स खरीदने हैं और शेयर्स खरीदने के लिए इसने लोन लिया. लोन के ऊपर जो भी इंटरेस्ट पे होगा, दैट इज अ क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेमेंट. क्लियर? क्लियर? यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. सेम चीज पार्टनर्स पे अप्लाई होती है. यहाँ पे ये किसी के लिए जॉब करता है. ये जो पार्टनर्स हैं, ये पार्टनर अपने बिजनेस के लिए भी तो लोन ले सकते हैं. ये बिजनेस के लिए कैसे लोन लेंगे? सबसे पहली चीज, इनको अपनी पार्टनरशिप में प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए कोई लोन चाहिए था. सेम पॉइंट. यहाँ पे एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी थी. यहाँ पे पार्टनर को अपनी पार्टनरशिप के लिए प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है. उसके लिए उसने लोन लिया है. इस लोन पे पे होने वाला इंटरेस्ट क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेमेंट है. सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे उसको अपनी कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए लोन चाहिए था. इधर इसको अपनी पार्टनरशिप में कैपिटल कंट्रीब्यूशन के लिए लोन चाहिए था. सिमिलर सही हो गए. यहाँ पे भी ओनरशिप मिलती है उसको, इधर भी पार्टनर को ओनरशिप मिलती है. यहाँ पे भी वो कैपिटल खरीदने के लिए लोन ले रहा है, यहाँ पे भी ये कैपिटल खरीदने के लिए लोन ले रहा है. कैपिटल खरीदने के लिए या फिर पार्टनरशिप फर्म को लोन देने के लिए, दोनों में से किसी भी पर्पस के लिए इसने लोन मार्केट से उठाया और अपनी पार्टनरशिप फर्म में या तो कैपिटल लगा दी या पार्टनरशिप फर्म को लोन दे दिया. अब ये जो लोन है मार्केट से जो उठाया, इस पे जो भी इंटरेस्ट पे होगा, दैट इज क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेमेंट. करेक्ट? बोलो 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 बोलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is quite simple. Illustration 8 करते हैं. Can someone read this for me? Bhavya, can you please read this? Yes, ma'am. Hmm. Anwar and Mila each have total income of £54,000, none of which is savings or dividend income. They have made the following payments during the tax year 2022 to 2023. Anwar made interest payments during the year totaling £2,000 on his mortgage for his main private residence. Mila made interest payments of £2,000 on a loan to invest in a partnership in which she is a partner. Calculate the income tax liability for Anwar and Mila for the tax year 2022 to 2023. Perfect. So first thing, Anwar ने जो भी इंटरेस्ट पेमेंट्स किए हैं, क्या ये रिलीफ के लिए एलिजिबल है? No, ma'am. खुद का प्राइवेट रेजिडेंस तो हमने अभी लोन पढ़ा ही नहीं था. हमने तो लोन दो ही कामों के लिए पढ़ा. पहला, या तो जिस कंपनी में काम करते हो वहां के शेयर्स खरीदने के लिए, या फिर अगर पार्टनरशिप में डालने हैं तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन या लोन के लिए. अगर आप एम्प्लॉय हो तो प्लांट एंड मशीनरी टू बी यूज्ड इन एम्प्लॉयमेंट. पार्टनर हो तो प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड इन दी पार्टनरशिप. ये प्राइवेट रेजिडेंस कहां से आ गया? दैट मींस दिस इज नॉट एलिजिबल फॉर रिलीफ. व्हाट अबाउट मिला? इज दिस अमाउंट एलिजिबल फॉर रिलीफ? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. यस. नाउ लेट्स सी इसको हम कैसे इफेक्ट में देंगे. इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं. Ma'am, these two are couples here. या Okay. कम अगेन. I asked if these two were couples. मतलब वो married, नो, नथिंग मेंशन्ड. so they are two separate individuals. यस, दो अलग लोगों के बारे में बात की हुई है. But income मतलब they gave total income of 54. तो 54 for each क्या? I thought 54 of total. Each. Okay, ma'am. ठीक है? Okay. Each have. Okay. This is the word. This is the catch. Total income. Minus relief. No relief for Anwar, but a relief of 2,000 for Mila. Correct? Yes, ma'am. पीए दोनों को मिलेगा या किसी के लिए पीए कम भी हो जाएगा? दोनों को मिलेगा. दोनों को दोनों मिलेगा. को मिलेगा.
क्यों? क्योंकि ANI 1 लाख से ऊपर नहीं है। करेक्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So how much is the taxable income? जरा कैलकुलेट कर दो। मैम मिला की है 15,772। कुछ गड़बड़ है? मैम अनवर का होगा 41,430। 41,430 मिला के कितनी है? 39,430. 39,430। करेक्ट? अब क्या रह जाता है? अब टैक्स कैलकुलेट करना है। अनवर का, मिला का। जिन लोगों ने लास्ट क्लास अटेंड की थी, फटाफट टैक्स कैलकुलेट करो। कैलकुलेट टैक्स। मैम I told you tax. मैम मिला का 8,232। 8,232। 232। Okay, let's cross check. अनवर का 9,032। Okay. $9,900? 9,032। 9032. Yeah. Okay, 9032. Yeah. 9032. Just cross check everyone. आपका भी यही आ रहा है ना? बताइए Yes, जी। ma'am. Yep, ma'am. Same. ठीक है? Yes, ma'am. जस्ट चेक, ये इसी कैलकुलेशन से आएगा। समझ गए? यानी जो क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेमेंट्स है, इनकी रिलीफ आपको कैसे देनी है? अगर एलिजिबल इंटरेस्ट पेमेंट है तो आप उसकी टोटल इनकम में से डायरेक्ट माइनस कर देंगे। सिंपलेस्ट वे ऑफ गिविंग दिस रिलीफ। जो भी नेट इनकम बचेगी उसमें से पीए दो, बाकी टैक्सेबल इनकम। गॉट इट? क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बस ये क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेमेंट। ध्यान मैम रखना। एक डाउट है। हाँ हाँ। इस कंडीशन में कोई अमाउंट का लिमिट भी है कि इतना No. ही क्वालिफाइंग अमाउंट होगा? नो 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 नो, ओके, और कोई क्लॉज नहीं है। ठीक। सिंपल ऐसा है, ये अगर क्वालिफाइंग पर्पसेस के लिए इंटरेस्ट पेमेंट है तो फिर आप इसको डायरेक्ट डिडक्ट कर दीजिए। ओके, गॉट इट। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या था? चैरिटेबल गिविंग या फिर गिफ्ट एड डोनेशंस। तो यूके में ना गिफ्ट्स देना बहुत प्रमोट किया जाता है, चैरिटी करना बहुत प्रमोट किया जाता है, तो इसकी रिलीफ भी दी जाती है। अब मेरे एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना। दिस इज वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट पोर्शन ऑफ टैक्स। बिल्कुल एक एक वर्ड ध्यान से। रिलीफ दो तरीके से दी जाती है। गिफ्ट एड स्कीम, या तो डायरेक्ट उसमें आप डोनेशन कर दीजिए। ये गिफ्ट एड स्कीम रजिस्टर्ड होती है, यानी कि सरकार गिफ्ट एड या चैरिटीज को रजिस्टर करती है। आप इस चैरिटी में या तो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर दीजिए, दैट इज अ चैरिटी। नंबर 2, आप अपनी तनख्वाह में से कटवाते रहिए, यानी आप पे रोल डिडक्शन स्कीम के अंडर चैरिटी करते रहिए। दो तरीके हैं। पहले तरीके पे बात करते हैं जहां पे आप डायरेक्टली गिफ्ट एड स्कीम में पैसा जमा कराते हैं, यानी आपके एम्प्लॉयर के थ्रू नहीं, डायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होगा? दोनों तरह के जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए रूल्स अलग अलग हैं। ये दोनों तरह कौन है? एक तो है वो गरीब लोग जो बेसिक रेट पे टैक्स पे करते हैं, दूसरे हैं हायर और एडिशनल रेट टैक्स पेयर्स। तो इन दोनों के लिए रिलीफ देने का तरीका अलग अलग है चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस के ऊपर। सबसे पहले देखते हैं गरीब बेसिक रेट टैक्स पेयर। इसको रीड करने से पहले ध्यान से सुनो। नाउ लेट्स सपोज आई एम दैट गरीब आदमी और मैं एक बेसिक रेट टैक्स पेयर हूं। मुझे चैरिटी को 100 पाउंड्स डोनेट करने हैं। मैं ये चाहती हूँ कि एक ओल्ड एज होम है, इसमें मैं 100 पाउंड्स दे दूं। मैं कैसे इसको लूंगी? 20% की रेट से मैं इस पे पहले टैक्स जमा कराऊंगी HMRC को, यानी बेसिक रेट पे। तो मैं 20 पाउंड्स का HMRC को टैक्स जमा कराती हूँ और 80 पाउंड्स का अमाउंट चैरिटी को दे देती हूँ। मेरी जेब से 100 पाउंड्स निकल तो गए, लेकिन मैं चाहती थी कि 100 पाउंड्स चैरिटी को मिले।
अगर मैं बेसिक रेट टैक्स पेयर हूं तो चैरिटी ये 20 पाउंड का अमाउंट HMRC से क्लेम कर लेगी। समझे? पूरा सर्कल समझ में आया? मेरी जेब से 100 पाउंड ही गए एंड इफ आई एम अ बेसिक रेट टैक्स पेयर, मैं इस पे 20 पाउंड का पेमेंट HMRC को जमा कराऊंगी विद अ फॉर्म कि मैं बेसिक रेट टैक्स पेयर हूं। मैंने 80 का अमाउंट दे दिया है चैरिटी को, 20 में आपको जमा करा रही हूं। अब ये जो चैरिटी होगी ये 20 का अमाउंट क्लेम कर लेगी HMRC से, यानी HMRC ने इस चैरिटी को अपने से रूट कर लिया। बात समझ आई? बताओ। यस मैम। यस क्लियर? अब इन दोनों पॉइंट्स को रीड करो। Donor will pay only 80% of the amount to the charity and the charity will claim 20% of the donation directly from HMRC. Clear? Ma'am, so do we give some slip to the charity also saying that 20% of this is in HMRC? Come again? Do we let the charity people also know that we have given 20% of HMRC? Yes. Otherwise, how will they Okay, ma'am. get to know that they have to claim something from charity, from HMRC? Okay? Okay, ma'am. You Okay. will inform them, you will inform the complete case to HMRC and then charity will claim 20 pounds of amount from HMRC. Okay? ma'am. Clear? Yes, ma'am. तो ये तो सिंपल लोग हैं जो बेसिक रेट पे टैक्स पे करते हैं। व्हाट अबाउट हायर रेट टैक्स पेयर्स? इनके लिए रूल थोड़ा सा उलझा हुआ है, ध्यान से समझना। जस्ट पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग। नंबर 1, यहाँ पे भी होगा तो यही कि 100 पाउंड्स जेब से जाएंगे, 20 पाउंड्स HMRC को जाएंगे और 80 पाउंड्स जाएंगे चैरिटी को। यहाँ पे भी यही होगा कि चैरिटी 20 पाउंड्स को क्लेम कर लेगी HMRC से, लेकिन इसमें एक एडिशनल बेनिफिट इन लोगों को और मिलेगा। यानी हायर रेट और एडिशनल रेट टैक्स पेयर्स को फर्दर बेनिफिट क्यों दिया गया है? आप लोग कमाई ज्यादा करते हो, चैरिटी ज्यादा करो, गिफ्टेड डोनेशंस में पैसे ज्यादा डालो, हम आपको डबल बेनिफिट देंगे। बेसिक रेट टैक्स पेयर को तो बेनिफिट दे रहे हैं जो दे रहे हैं, आपको डबल बेनिफिट देंगे, यानी उसका वाला बेनिफिट तो देंगे ही देंगे, एक एडिशनल चीज और देंगे। अब ये एडिशनल चीज क्या होगी? हम आपकी जो बैंड्स हैं उनको बढ़ा देंगे। ध्यान से सुनना, HMRC सेइंग कि एडिशनल रेट टैक्स पेयर और हायर रेट टैक्स पेयर की जो बैंड है उसको बढ़ा देंगे ग्रॉस अमाउंट से। मतलब कि ये इसने कितना पेमेंट करना है? पेमेंट करना है 100 का, तो हम आपकी जो बैंड है 0 से 37,700 वाली, इसकी हायर लिमिट्स को आपके डोनेशन के अमाउंट से बढ़ा देंगे। ये कितने की बैंड बन गई है? बेसिक रेट बैंड 800। 87, दूसरी 800. समझे? Yes, ma'am. यानी जहां पे 37,700 की इनकम 20% पे टैक्स होती, अब 100 पाउंड्स की फर्दर इनकम भी 20% पे टैक्स होगी। अगर ये नहीं जोड़ा होता तो ये 100 पाउंड्स की इनकम 40% पे टैक्स हो जाती। दिस इज द बेनिफिट गिवन टू देम। आप 20% तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट बेनिफिट ले लो। आप चैरिटी को 80 का पेमेंट करो, 20 का पेमेंट हमें करो, ताकि हमें पता चले कि साहब आप हायर रेट टैक्स पेयर हैं और आपने एक चैरिटी करी है। 20 पाउंड्स जो HMRC को दिए वो चैरिटी को मिल जाएंगे अल्टीमेटली। आपको हम एक और बेनिफिट देंगे। व्हाट इज दैट बेनिफिट? जो आपका ग्रॉस अमाउंट है, ग्रॉस मतलब जो आपका टोटल अमाउंट ऑफ चैरिटी है, उससे हम आपकी स्लैब्स को बढ़ा देंगे, यानी स्लैब की अपर लिमिट को बढ़ा देंगे। तो आपकी और थोड़ी सी इनकम लोअर टैक्स रेट्स में आ जाएगी। कुछ और इनकम 20% में जुड़ जाएगी, कुछ और इनकम 40% में जुड़ जाएगी। दिस विल बी द बेनिफिट। इसको अप्लाई करना भी सीखते हैं। थोड़ा बहुत मैंने जो बोला वो समझ में आया? बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. वेरी गुड। करते हैं चलो यहां से। ब्रेंडा, दिस इज इलस्ट्रेशन 9 जो आपकी कैप्लन की स्टडी टेक्स्ट का इलस्ट्रेशन है। ब्रेंडा के नाम से आपको मिलेगा। हैज एम्प्लॉयमेंट इनकम ऑफ 55,000 पाउंड्स ईच ईयर। हर साल उसकी इनकम होती है 55,000 पाउंड, यानी वो कौन सी टैक्स पेयर है? Higher rate.
हायर रेट बैंड में फॉल करने वाली टैक्स पेयर है एंड मेक्स अ पेमेंट ऑफ 3600 टू द RSPB अंडर द गिफ्ट एड स्कीम। ये इनकी कोई स्कीम है, रजिस्टर्ड स्कीम है, इनको ये पेमेंट करते हैं 3600 का। चैरिटी को पेमेंट नेट किया गया होगा या ग्रॉस किया होगा? मतलब ये टोटल अमाउंट है या नेट अमाउंट है आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स? चैरिटी को पेमेंट नेट किया गया है या ये टोटल पेमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है या आफ्टर टैक्स रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल आफ्टर टैक्स। आफ्टर Total, टैक्स। चैरिटी के पास आप क्या पे करते हो? 80, लेकिन टोटल पेमेंट कितना होता है? 100 का। तो मुझे 3600 को करना होगा पहले ग्रॉस। पहले 3600 को ग्रॉस बनाओ। कैसे बनाए? 3600 is representing 80, I need 100। ग्रॉस कैसे 4500। बनाएंगे? कितना आ रहा है? 4500। 4500। 500। 4500 यानी 4500 का पेमेंट हम करने चले थे। इसका 20% HMRC को दे दिया होगा, और चैरिटी को दिया होगा बचा हुआ। अब चैरिटी 900 का तो क्लेम कर लेगी HMRC से, वो अपने आप चैरिटी करेगी। ब्रेंडा को रिलीफ कैसे मिलेगी अब वो देखते हैं। ब्रेंडा की इनकम टैक्स लाइबिलिटी पूछी है उन्होंने, मेरे पास ग्रॉस अमाउंट आ गया। ब्रेंडा की जेब से टोटल कितने पैसे गए? 4500 पाउंड्स। क्या यहां तक सब पहुंच गए? yes ma'am, तो पहली तो 20% का वो देगी आपको, इसका कोई हिसाब किताब नहीं देना क्योंकि आपकी जेब से 4500 जा रहे हैं। ब्रेंडा अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में इसकी कैलकुलेशन कैसे शो करेगी, हमें वो दिखानी है। क्या करें? इसकी बैंड्स बढ़ा देते हैं। व्हाट विल बी द बेसिक रेट बैंड फॉर ब्रेंडा? 0 to 42,200। परफेक्ट, यही होगी। हाउ मच इज दिस? दिस इज 42,200। 42,200। जस्ट क्रॉस चेक एवरीवन, यानी 42,200 तक की इनकम ब्रेंडा की टैक्स होगी 20% पे, वरना 37,700 तक की होती, बाकी एडिशनल सारी की सारी 40% पे टैक्स होती। तो टैक्स तो बच गया ना इसका, है ना? यस मैम। नेक्स्ट 42,201 से ऐसा ही कुछ। yes ma'am, यस मैम। 154500। मस्ट बी टैक्स्ड एट 40%। 40%। 40%। कर दो अब फटाफट इसका टैक्स कैलकुलेट कर दो। शी इज अ टैक्स पेयर जो 55,000 की एम्प्लॉयमेंट इनकम कमाती है। दिस शुड बी द नेट इनकम। रिलीफ में नहीं देते हम चैरिटी को, चैरिटेबल डोनेशन को इस तरह से बैंड बढ़ा के दिया जाता है, तो रिलीफ में कुछ मत देना। नेट इनकम विल बी 55,000। पीए दे दे, रिड्यूस करने की जरूरत तो नहीं है पीए को। नो मैम। व्हाट इज द टैक्सेबल इनकम? हाँ 42,430। अब इस पे टैक्स कितना लगाएं? वाओ, 42,200 तक पे 20%। बिल्कुल, और बचे हुए 230 के अमाउंट पे 40%। 40%। जस्ट लुक एट दिस सेविंग, वरना कितना बड़ा अमाउंट जाता 40% टैक्स होने। यहाँ पे सिर्फ 230 गया। 230 कैसे निकला? 42,430 में से 42,200 टैक्स हो गया, बचा कितना? 230। 230 को किस रेट पे आप टैक्स कर देंगे? 40% पे। बताइए जी, समझ में आया? यस मैम। yes ma'am, भाई तुम लोगों को बहुत जल्दी समझ में आया, ये रो देते हैं लोग मैम, इसमें। हाँ जी, फिर वो बेसिक रेट वालों को कैसे उसको एज अ रिलीफ माइनस करेंगे? हाँ बेसिक बस रेट उसको, पेयर्स में। बस उसको ये बोलेंगे कि भैया आपका 20 का जो टैक्स है वो यहीं के यहीं आप पे कर दो, बस उसके अलावा उनको कुछ नहीं मिलेगा। ये बेसिकली
ये ज्यादा बेनिफिट इसलिए दिया गया है बिकॉज हायर रेट एंड एडिशनल रेट टैक्स पेयर कैन अफोर्ड चैरिटी, दे शुड गिव इट। बेसिक रेट टैक्स पेयर ज्यादा चैरिटी करता नहीं है, तो उसको ये बोलते हैं कि आप 20, क्योंकि इसमें उसकी बेसिक रेट में तो आ रही है सारी की सारी इनकम, फर्दर बेसिक में कैसे लाओगे, बेसिक में ही तो है। तो उसको बोलेंगे यार तू 20 हमें दे दे, तेरी जेब से 100 ही जाएंगे, चैरिटी को भी 100 ही मिलेंगे, यू गिव अस 20, मतलब हमें रूट करते हुए ले जा। मोर बेनिफिट कम्स टू हायर एट एन एडिशनल रेट टैक्स पेयर्स हियर। मैम बेसिक में जैसे मैं टैक्स पेयर हूँ तो मेरी जेब से तो 100 ही रुपए गया है, अब वो हाँ। चैरिटी और HMRC के बीच में जो हो रहा है वो दैट इज नॉट रिलेटेड टू मी, तो मतलब मुझे फायदा कैसे मिला? ऐसे हुआ कि ये बोल सकते थे कि ये जो 100 पाउंड की चैरिटी है ना, इसके ऊपर टैक्स पे करो, तो तुम्हें 100 अगर पहुंचाना हुआ चैरिटी को तो आप 100 तो यहाँ पहुंचाओगे, 20 पहुंचाओगे HMRC को, जेब से कितना जाएगा? 120। अगर आप 120। चाहते हो कि 100 की चैरिटी मिले एनजीओ को, आपकी जेब से 120 जाएगा तो उनकी जेब में 100 आएगा। डिपार्टमेंट ने बोला तुम्हें हम इस फसाद से बचाते हैं, तुम अपनी जेब से 100 ही निकालो, चैरिटी को 100 ही मिलेंगे, बस हमारे थ्रू जाओ, दिस इज द रिलीफ। तो ठीक है, मैम ये घुमाए क्यों रहे हैं अपने थ्रू, HMRC के थ्रू इस चीज को? क्योंकि लोग फर्जी एनजीओज में पैसा डाल के क्लेम कर लेते हैं कि मैंने चैरिटी दी है, मेरा टैक्स कम करो। इसलिए HMRC चाहती है ज्यादा से ज्यादा चीजें हमारे थ्रू रूट हो, ताकि जेन्युइन चैरिटीज के लिए ही हम टैक्स रिलीफ दें, फर्जी चैरिटीज के लिए नहीं। अच्छा, तो सिर्फ रजिस्टर्ड चैरिटी के केस में ही उसको मिलेगा ये वाला रिलीफ? यस, दैट्स द इंटेंट। क्यों HMRC बीच में घुसना चाहती है कि फर्जी चैरिटीज ना हो। इंडिया में बहुत होता है, फर्जी एनजीओज बन जाती हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, उनके थ्रू डोनेशन पे डोनेशन दिखाते रहती हैं कंपनीज और उसका एग्जेम्पशन क्लेम करती रहती हैं, तो वो ऐसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ नहीं करता। ठीक है, मैम अगर मैं चैरिटी करूँ ही ना और मैं 100 पे सिर्फ 20 का टैक्स दे दूं, मतलब 100 पाउंड्स पे 20 पाउंड्स का टैक्स दे दूं एंड 80 इज माई इनकम, जो कि मैं अपना जहाँ मेरे एक्सपेंस करना है मैं करूँ, तो मतलब 80 stays with me and 20 goes to HMRC जो कि anyway जाएगा, मतलब तो 100 आप out of ऐसा pocket। ऐसा आप कर ही क्यों रहे हो? आप 100 की कमाई के ऊपर वैसे भी 20% ही टैक्स पे कर रहे हो HMRC को, तब भी 80 आपके पास ही बच रहा है, चैरिटी के नाम पे दिखाने की जरूरत ही नहीं है। तो वही मतलब मैं कह रही हूँ कि पूरा 100 जाने की जगह सिर्फ 20 जो कि anyway जाएगा ही HMRC के थ्रू ही, हाँ, बट 20 HMRC को डायरेक्टली दे दो एंड 80 समथिंग दैट यू हैव फॉर योरसेल्फ। नो यू डिडंट अंडरस्टैंड माय पॉइंट। माय पॉइंट इज, आपको चैरिटी, आप ये कह रहे हो कि मुझे चैरिटी करनी ही नहीं है, राइट? हम्म तो आपकी इनकम 100 पाउंड रहती है, हम्म बेसिक रेट बैंड में हो आप, राइट। 20% टैक्स पे कर दो, बच गया 80, खर्च करो आराम से। चैरिटी हाँ देनी मतलब, क्यों है? हाँ वही मैं बोली कि मतलब हाँ, इसमें चैरिटी देने पे तो मेरा पूरा ही पैसा HMRC और चैरिटी के बीच जा रहा है, हाँ, अगर कोई मैं फायदा नहीं चैरिटी है। ना दूं। आपको फायदा तब है जब आप ये चाहते हो कि चैरिटी के पास 100 पाउंड पहुंचे, तो डिपार्टमेंट आपको रिलीफ दे रहा है। चैरिटी को 100 कैसे मिलेगा? आपकी जेब से भी 100 ही जाए, चैरिटी को भी 100 ही मिले, ये कैसे हो सकता है? HMRC बोलता ओके। है तुम 20 हमें दो, इनको हम्म 80 दो, हम 20 इनको दे देंगे। ओके, जबकि मतलब बाकी देशों में इंटेंशन क्या होता पूरा है? हो तुम्हारा कि तुम्हारा पूरा इंटेंशन हो बेसिकली कि चैरिटी में पैसा जाना चाहिए। बिल्कुल। बाकी ओके। देशों में पता है क्या होता है? मेरे को चैरिटी में 100 पाउंड पहुंचाने हैं, चैरिटी के पास मेरे को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 20 का पैसा मांगेगा, मेरी जेब से 120 जाएगा, बचा हुआ 100 मैं इनको दूंगी। तो डिपार्टमेंट ने मेरी मदद कहाँ करी? हाँ कहाँ करी? ओके गॉट इट। हाँ हाँ। ठीक है, मेरे जेब से 120 निकाल लिए, चैरिटी को मैं चाहती थी 100 मिले और मेरी जेब से 120 निकल गए। दिस ओके इज गॉट इट। नो बेनिफिट गिवन टू मी। बट मैम अगर यही केस हायर टैक्स रेट वालों का होगा, वो HMRC को पे कर देंगे और बैंड्स में भी रिलीफ ले लेंगे, बट जो हाँ, चैरिटी को देना है वो नहीं देंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, चैरिटी को देंगे तभी वो रिलीफ मिलेगी। पहले आप चैरिटी को 80 का पेमेंट करते हो, तभी 20 HMRC में जमा होता है। ऐसा नहीं होता कि हम 80 को नहीं देंगे, वो तो अच्छा, क्रॉस चेक कर लेगी HMRC कि भैया चैरिटी के पास ये अमाउंट आया क्या, ओके ओके। वो क्रॉस चेक हो जाता है। यूके वाले है ना, निचोड़ देते हैं डिफॉल्टर्स को। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट रिलीफ पे, चाइल्ड बेनिफिट टैक्स चार्ज।
तीसरी रिलीफ, द पॉइंट इज दिस इज नो रिलीफ, ये रिलीफ नहीं है, ये एडिशनल टैक्स चार्ज है। लेकिन रिलीफ में क्यों डाला गया है अभी देखेंगे। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये चाइल्ड बेनिफिट है क्या। यूके में अगर आपके पास बच्चे हैं तो इन बच्चों की एजुकेशन और मेडिकल खर्चे के लिए आप सरकार से एक अमाउंट क्लेम कर सकते हैं, यानी यूके गवर्नमेंट कैन पे यू सम अमाउंट इफ यू हैव किड्स। लेकिन इसके ऊपर चाइल्ड बेनिफिट टैक्स चार्ज आ जाता है। कब? जब आप या आपका स्पाउस दोनों में से कोई भी 50,000 पाउंड्स या उससे ज्यादा की ANI कमाता हो। यानी कि फिर वही बात, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, पैसे वाले हैं, तो फिर आपको इस बेनिफिट के ऊपर भी टैक्स पे करना होगा। और अगर आप 50,000 या उससे कम कमाते हैं तो आपके लिए ये बेनिफिट ही है, इस पे टैक्स पे नहीं करना। रिलीफ में ये कैसे आया? बच्चे होने पे उनकी एजुकेशन के लिए सरकार से एक पैसा आ रहा है। अगर आप 50,000 से कम कमाते हैं, ANI 50,000 से कम है, तो हम आपके इस अमाउंट को टैक्स नहीं करेंगे, दैट इज रिलीफ। लेकिन अगर आप या आपका स्पाउस दोनों में से किसी की भी ANI 50,000 या उससे ज्यादा है, तो ये जो चाइल्ड बेनिफिट तुम्हें मिल रहा है ना, इसके ऊपर भी टैक्स पे कर दो। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज दिस ANI? दिस इज एडजस्टेड नेट इनकम। ये कौन सी एडजस्टेड नेट Same इनकम thing है? as बोलो बोलो। we did for spouse also, no, ma'am? हाँ, वो spouse का thing दोनों दोनों दोनों, तो यू सेम ही है ना, वही तो। और योर पार्टनर, एनीवन, So total नहीं है, each मतलब, दोनों में से किसी की भी, yeah. दोनों में से किसी की भी। एक की 20,000 ANI है, दूसरे की 54,000 ANI है, भले ही एक की भी अगर हो गई, मतलब दोनों की 50 प्लस नहीं होनी चाहिए, एक की भी अगर हो गई तो चाइल्ड बेनिफिट टैक्स चार्ज अराइज हो जाएगा। गॉट इट? दोनों में से किसी की भी। Yes, ma'am. और एंड नहीं है, और टैक्स बिल्कुल वर्ड टू वर्ड इंटरप्रेट किया जाता है, यानी दोनों में से किसी की भी इनकम 50,000 या उससे ज्यादा है, चाइल्ड बेनिफिट जो सरकार से मिल रहा है ना, उस पर टैक्स लग जाएगा। और अगर इससे कम है तो चाइल्ड बेनिफिट ले लो और इस पे कोई टैक्स पे मत करो, दैट इज द रिलीफ। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ये ANI क्या है? After PA कैलकुलेट करते टाइम कुछ ऐसा वर्ड आया था, PA रिडक्शन के टाइम, Yes, ma'am. Yeah. after ये deduction. सेम ANI है। Personal Okay. deduction. व्हाट वाज दैट ANI? याद करो। Ma'am, Ma'am, after net deduction, income minus gifts minus Yes. personal pension. पर्सनल पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन, नेट इनकम माइनस गिफ्टेड डोनेशन gifted. माइनस पर्सनल पेंशन Pension. कॉन्ट्रीब्यूशन, ये दोनों माइनस करके आती है ANI। ये सेम ANI PA वाली है, यानी अगर दोनों में से किसी की भी ANI 50,000 या उससे ऊपर चली गई तो जो चाइल्ड बेनिफिट आपको सरकार से मिला है दैट विल बिकम टैक्सेबल, राइट? कितना टैक्स पे करेंगे हम, इसके लिए एक टेबल आपको दी जाती है और ये एग्जाम में दी जाती है। तो जो मैंने आपको एक नोट भेजा था, एक बार चेक करो उसमें चाइल्ड बेनिफिट कवर्ड है कि नहीं है। जस्ट सी, जिसमें मैंने आपको टैक्स रेट्स भेजी थी, अगर कई लोगों ने नया ज्वाइन किया है उनको वापस भेज देती हूँ। Yes, ma'am. Covered. आई विल री-फॉरवर्ड इट। है, लास्ट ही लास्ट है। Ma'am, है ma'am. वापस भेजा, देखो मैंने ग्रुप पे वापस भेज दिया। लास्ट ही लास्ट में है चाइल्ड बेनिफिट इनकम टैक्स चार्ज, where income is between this and this, the charge is 1% of amount of child benefit received for every 100 pounds of income over 50,000 pounds। अभी तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये चीज यहाँ सामने लिखी हुई है तो समझ में आएगा, देखना। बताना चालू करूं? Yes, ma'am. देखो, अब आपने ANI कैलकुलेट करी, दोनों में से एक की ANI 50,000 से ऊपर है, और मैंने अभी केस लिया था कि उसकी ANI है 54,000, यानी कि इट लाइज बिटवीन 50 to 60 पाउंड्स। ये आपको सेंटेंस दिया हुआ है, एग्जाम में भी दिया होगा। तो चाइल्ड बेनिफिट का टैक्स चार्ज कितना होगा?
1% ऑफ चाइल्ड बेनिफिट जो आपको मिला है उसका 1% फॉर एवरी 100 पाउंड्स ऑफ इनकम ओवर 50,000 पाउंड्स। यानी 50,000 पाउंड से ANI जितनी भी ऊपर है, मेरी ANI 50,000 से कितनी ऊपर है? 4,000. 4,000 ऊपर है। 4,000 के हर 100 पाउंड्स, each 100 pounds of income over 50,000, हर 100 पाउंड्स 40 हुआ ना? इसका 1%। कितना आएगा ये? 1% ऑफ चाइल्ड बेनिफिट फॉर ईच 100 पाउंड्स। एक बार इसको आगे छोड़ती हूँ, क्या ये 40 कैलकुलेट करना आया? यस मैम। ठीक है, इसी लाइन को एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं, एक इमेजिनरी नंबर पे कर रहे हैं अपन, दैट मे मैम क्रिएट एक बार फिर से कंफ्यूजन। बता दो। इससे बताती हूँ, वो फॉर्मूला शीट खोल के रखना जो अभी मैंने ग्रुप पे भेजी है, इससे सामने कैलकुलेट होगी, इट विल बी इजी एंड क्लियर। पेट्रिक एंड हेली आर मैरिड विद 2 चिल्ड्रन, दोनों के 2 बच्चे हैं। हेली रिसीव्ड चाइल्ड बेनिफिट ऑफ 1885। चाइल्ड बेनिफिट कितना मिल गया? 1885। आपकी 50,000 पाउंड से नीचे की ANI है तो इस पे टैक्स नहीं लगेगा, दैट इज द रिलीफ। लेकिन अगर पेट्रिक और हेली में से किसी एक की भी 50,000 से ऊपर निकल गई ANI, इस पे टैक्स लग जाएगा। लेट्स चेक। Patrick has no income as he looks after the couple's children. Haley is employed with a salary of 54,000 per month, sorry, per annum, and has no other source of income. मेरा वाला सेम एग्जांपल हो गया। 54,000 इसकी इनकम है? यस मैम। यस मैम। 54,000 की इनकम पे ये तो इसकी नेट इनकम आएगी, मुझे यहां से ANI कैलकुलेट करनी होगी। No other source of income. She paid 1,800 net to a charity under the gift aid scheme during the tax year 22-23. ANI कैलकुलेट करते टाइम ध्यान था, नेट इनकम माइनस गिफ्ट एड स्कीम में ग्रॉस कंट्रीब्यूशन, पेंशन पर्सनल पेंशन स्कीम में ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। पर्सनल पेंशन तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन गिफ्ट एड का कंट्रीब्यूशन मुझे लेना पड़ेगा माइनस करने के लिए ताकि ANI आ पाए। करेक्ट? यस मैम। यस मैम। तो 54,000 में से ग्रॉस गिफ्ट एड स्कीम का अमाउंट माइनस कर दो। ग्रॉस कैसे निकालूं यार, ये तो 1,800 नेट है। 1800 डिवाइडेड बाय 18,200 निकल जाएगा। नेट मतलब टैक्स के बाद, टैक्स के बाद कितना अमाउंट होता है? 80 होता है। निकालो जरा इसका ग्रॉस। 2250 2250 ये आ गई ANI। हाउ मच इज द ANI नाउ? 51,750। 51,750। ये 50,000 से कितनी ज्यादा है? 1750 इसका हर 100 पाउंड ले लें, कितना आ रहा है? 17.5 5 इंटू 1% गिव्स मी 17.5%। मतलब मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं और परसेंट लगा दूं। 17.5%। करेक्ट? यहां तक पहुंच गए। 1% ऑफ 100 पाउंड, एवरी 100 पाउंड ऑफ द एक्सेस ओवर 50,000। यानी ANI 50,000 से जितनी भी ऊंची है, जितनी भी ऊपर है, उसके हर 100 पाउंड्स पे 1%। कितनी ज्यादा है? हर 100 पाउंड्स के हिसाब से 17.5 ज्यादा है। यानी 17.5 को हर 1% बना दो, यानी 17.5% बना दो। तो जो भी चाइल्ड बेनिफिट मिला उसका 17.5% बिकम्स योर चाइल्ड बेनिफिट टैक्स चार्ज। समझे? यस मैम। अच्छा, अब एक मैम ये चीज और, लास्ट वाला पार्ट वापस बताओ। वापस से सुनो एक बार। जो अभी मैंने लिस्ट भेजी है वो पढ़ो, उसमें चाइल्ड बेनिफिट टैक्स चार्ज का प्रोविजन पढ़ो। 1% ऑफ चाइल्ड बेनिफिट, यानी चाइल्ड बेनिफिट का 1% मुझे लेना है फॉर ईच 100 पाउंड ऑफ अमाउंट ओवर 50,000 पाउंड। यानी 50,000 पाउंड से ऊपर जितना भी है
उसके हर 100 पाउंड्स पे मुझे 1% बनाना है और चाइल्ड बेनिफिट पे मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज द चाइल्ड बेनिफिट टैक्स चार्ज। करेक्ट? Yes, ma'am. करेक्ट। Yes, ma'am. मैंने ANI निकाली, ANI निकल के आई 51,750। 51,750 किससे ऊपर है? 50,000 से तो ऊपर है। कितनी ऊपर है? Yes, ma'am. 1750। इसके हर 100 पाउंड को मुझे 1% बना डालना है, यानी 17.5 को 1% से बनाओ तो 17.5% आता है। बस इसमें एक चीज ये ध्यान रखना, हम कंप्लीट परसेंट लेते हैं, तो 17.5% को कंप्लीट परसेंट 18 बनाऊं 17 बनाऊं? 18. 17। 5 तक पे हम पीछे वाला नंबर बनाते हैं, 5 से ऊपर हम आगे वाला नंबर बनाते हैं। ओके, तो 17% बनाना। चाइल्ड बेनिफिट टैक्स चार्ज कितना होगा? $320.45. करेक्ट, बोलो। Yes, ma'am. एक बार इसको उतार लो, फिर इसको सारे को साफ करूंगी। हेली की इनकम टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे 320। तो हम हमेशा सबसे पहले ANI निकालेंगे, देखेंगे कि 50,000 से ये कितना ऊपर है। जितना भी ऊपर है उसके हर 100 पे परसेंट लगाना है, यानी 17.5%। इसको कंप्लीट पे लेना और जो भी आपको चाइल्ड बेनिफिट मिल रहा है उस पे ये लगा दो, दैट इज द चार्ज। लगा दो, लिख लो, इसको उतार लो। मैम हाँ जी, 17.5% है। अगर मान लो 17.56 रहता तो 18 में लेते ना उसको राउंड ऑफ करके। आगे ले जाते। अच्छा, ठीक है, ECC का राउंडिंग ऑफ ऐसा है, 5 तक पे हम पीछे वाले नंबर पे राउंड डाउन करते हैं और 5 से ऊपर होता है तो इट इज राउंड अप। ठीक है, ओके मैम। निकालूं इनकम टैक्स लाइबिलिटी? Yes, ma'am. 320 ध्यान रखना, चाइल्ड बेनिफिट टैक्स चार्ज। अब इसकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी के लिए मुझे चाहिए, नेट इनकम निकाली थी ना हमने, कितना आ रहा था ये? 51 250 41,430. 41 430। अरे हाँ, 41 430। ठीक है, निकालो जी अब इस पे टैक्स। कितना आ रहा है Ma'am, 11,270 टोटल? total. Ma'am, total 11,270. 11,270। ठीक है, सबका आया? हम एक चीज स्किप कर गए इसमें, उसने मैम चैरिटी दी है, चैरिटी वाला Charity. नहीं लिया। हाँ, है ना? चैरिटी से बढ़ा लें इसकी बैंड को, बैंड बढ़ा लेते हैं फटाफट। 37,700 में क्या अमाउंट ग्रॉस निकाला था? 20,200। 1800 का ग्रॉस किया था ना अपन ने, 2250। 2250। 250. 2250 से बैंड बढ़ा लेते हैं। 37,700 प्लस 2250, और ये कितना आएगा दोनों का टोटल? 39950। 39950। 50 को 51 करती हूँ। ठीक है, अब रिकैलकुलेट करो जरा, और फिर जो आएगा उसमें चाइल्ड बेनिफिट टैक्स चार्ज जोड़ना है हमें।
320 था ना? यस मैम 320, इसका टोटल लगा लो कितना आ रहा है। टैक्स बच जाएगा अब तो इसका काफी। कितना आ रहा है? 8912. टोटल Yes, ma'am. 8912. Guys, everyone check please. 8912 total. Yes, ma'am. ठीक है। इसको ना मैं थोड़ा सा क्लियर कट लिख दूं, ये मैंने बैंड बढ़ाना तो लिख दिया यहाँ पे 41,430 माइनस इन दोनों का टोटल आ रहा था 39,950। इस पे टैक्स लगा देंगे 40%। सो ये बेसिक रेट बैंड इसकी ये हो गई और हायर रेट बैंड ये हो गई। ठीक है, प्लीज क्रॉस चेक, बताओ आया? आया कि नहीं आया? बताइए जी। डन? ठीक है, 8902 आ रहा मेरा तो। 02 आ रहा है। कैलकुलेशन चेक कर लो, कॉन्सेप्चुअली ये पकड़ में आ गया क्या है। हम हाँ बैंड इंक्रीज करेंगे, जो नई वाली इंक्रीज्ड बैंड आएगी वहां तक 20% ले लो। इस इनकम में से इंक्रीज बैंड हटा दो, यानी बची हुई इनकम कितने पे टैक्स करनी है? 40% पे। और ये जो भी आएगा इसमें चाइल्ड बेनिफिट टैक्स चार्ज को जोड़ देना। अब ये 4920 8920 8920 आ रहा है। 8902 02 हाँ आ रहा है। 8902 आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो कैलकुलेशन एरर हो गया होगा। 8902 जो भी आ रहा है, बट ये कैलकुलेशन समझ में आ गई कैसे होगी। और चाइल्ड बेनिफिट टैक्स चार्ज हम निकाल के इसको टैक्स में ऐड कर देंगे, बस दैट्स इट। वैसे इसको रिलीफ ऐसे भी देखा जाता है कि इसको नॉर्मल इनकम बना के नहीं जोड़ते हैं, यानी अगर नॉर्मल इनकम बना देते तो 20% पे टैक्स होती, अभी 17.5% पे टैक्स हो रही है। ये रिलीफ है आपके लिए। ठीक है, अरे Okay, गॉट ma'am. इट। Yeah, Yes, ma'am. ma'am. चलो टेस्ट फॉर यू, जल्दी से। Amber is in employment, earning an annual salary of 55,000 pounds. Her only other income is bank interest of 3,000. She received child benefit of 1885 during the tax year 22-23. Select Amber's child benefit tax charge. मतलब इसका tax charge कितना होगा? And the method of collection for the tax year by selecting the appropriate box in the table below. तुम मुझे सिर्फ child benefit tax charge का amount बता दो। उसकी इनकम कितनी है? देयर इज नो कंट्रीब्यूशन, यानी कि ANI और इनकम सेम ही रहने वाली है, करेक्ट? ANI क्या होगी? 55 ही होगी यार, होगी कि नहीं होगी? यस मैम। ठीक है, प्लस हमें ANI क्या चाहिए होती है? नेट इनकम। नेट इनकम में इंटरेस्ट भी तो जोड़ेंगे। 8,000. Any gross personal pension contribution, gross gifted donation, anything? नो मैम। No, ma'am. यानी कि ANI बन जाती है 58। ANI 50,000 से ऊपर है, बिल्कुल ऊपर है जी। कितनी ऊपर यस है? मैम 8,000. चाइल्ड बेनिफिट टैक्स चार्ज की रेट कैसे डिसाइड करूं? Ma'am, why are 8,000 you Divided by adding 100. 3,000? Why because are you net adding? income कैलकुलेट करने में you need to take all the incomes. ANI की स्टार्टिंग होती है नेट इनकम। नेट इनकम मींस टोटल इनकम माइनस रिलीफ। तो टोटल इनकम में तो सारी इनकम्स आएंगी ना। वन इज एम्प्लॉयमेंट इनकम, देन अनदर इज सेविंग्स इनकम।
अब ये परसेंटेज कैसे बनेगी? हर 100 पाउंड्स पे कितना लेना है? तो 80%. 1%. हाउ मच परसेंटेज विल इट बिकम? उफ, 80%. 80%. ठीक है, अपना क्या जा रहा है, बनने दो। 1508. हाँ, चाइल्ड बेनिफिट कितना है? 1885। इस पे चार्ज कितना लगेगा? 80%. 1500 के आसपास जाएगा। 1508. आंसर इज 1508. यस, ठीक है, आंसर इज दिस। हाउ विल ही पे? पेई के थ्रू, पेई क्या होता है, याद है? टीडीएस। क्या एम्प्लॉयर काटेगा चाइल्ड बेनिफिट टैक्स चार्ज? नो, ये तो आप इंडिविजुअली सरकार से जाके चाइल्ड बेनिफिट लेके आते हो, एम्प्लॉयर थोड़ी देता है। इसमें एम्प्लॉयर का कोई लेना देना नहीं है, ये यूके गवर्नमेंट आपको दे रही है बिकॉज यू हैव किड्स। तो इसमें आप डायरेक्टली खुद सेल्फ असेस करके सरकार को ये टैक्स जमा कराएंगे। सेल्फ असेसमेंट मतलब खुद से असेस करना कि मेरी क्या टैक्स लाइबिलिटी बनेगी और डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा करा देना। पेई होता है जहां पे आपका एम्प्लॉयर टीडीएस की तरह आपकी तनख्वाह से काटेगा, यहाँ पे एम्प्लॉयर इन्वॉल्व ही नहीं है। आप डायरेक्ट यूके गवर्नमेंट से चाइल्ड बेनिफिट लेके आए हैं, डायरेक्ट उन्हीं को ही चार्ज पे करो। समझ गए? सो आंसर इज सेल्फ असेसमेंट। तो मेरा कॉमन क्या निकलेगा इसमें? इसमें एग्जाम में ना ये चारों डब्बे क्लिकेबल होंगे। मैम तो ए होगा ना आंसर? हाँ, ये ऐसे होंगे, चारों में से एक क्लिक हो रहा होगा। यू विल हैव टू क्लिक ए, यानी कि अमाउंट ये भी आ जाए और सेल्फ असेसमेंट भी आ जाए। गॉट इट? Yes, ma'am. यस मैम. ठीक है, ये ऐसे टेबल ही बन के आएगा और चारों में ऐसे ऐसे छोटे छोटे डब्बे बने होंगे। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? ये एग्जाम का क्वेश्चन है। मेथड ऑफ कलेक्शन मतलब कौन देगा? कैसे ये सरकार तक जमा कराओगे? ठीक क्या है। एम्प्लॉयर से टीडीएस कटवा के जमा करवाओगे या फिर खुद ही सेल्फ असेस करके जमा कराओगे? तो चाइल्ड बेनिफिट इज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट, आप इसको डायरेक्टली जमा कराते हो, इसमें आपके एम्प्लॉयर का कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, ओके। इसमें तो मैम कितना कम ही बेनिफिट मिल रहा है, 1885 का तो बेनिफिट ही मिला है और उसमें से हम गवर्नमेंट को तो 1500 ही दे रहे हैं। तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। सी पॉइंट यही है, जिसको जरूरत नहीं है ना उसको ये बेनिफिट मिलना भी नहीं चाहिए। द आइडिया इज दिस ओनली। हमारे लिए कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं एग्जाम के लिए चीजें। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि एटीएक्स इससे भी डिटेल्ड है, इसलिए टैक्स पढ़ के तुम्हें ये अंदाजा लग जाएगा कि एटीएक्स हमारे लिए है कि नहीं है। दिस चैप्टर इज कंप्लीट नाउ। ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 2 खत्म हो जाता है विद ऑल दी प्रोविजंस। चैप्टर नंबर 2 में सबसे डिटेल्ड प्रोविजंस थे। अब एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं 15 मिनट्स का, उसके बाद में नेक्स्ट वाला चैप्टर चालू करते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. अपने दिमाग Okay, के ma'am. धुएं को थोड़ा सा ठीक कराओ, कॉफी पी के आओ, छोटा स्नैक खा के आओ, एंड देन विल कैच अप इन 15 मिनट्स। अभी बज रहे हैं 5:55, विल कैच अप एट 6:10। ओके ओके। ओके मैम. तो नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 3, इन्वेस्टमेंट इनकम। यानी अब हम उस वाली इनकम की बात करेंगे जो पैसा इन्वेस्ट करने से आती है, यानी सेविंग्स और डिविडेंड इनकम। नॉन सेविंग्स इनकम में आगे आने वाले चैप्टर्स डिटेल देंगे, लेकिन उससे पहले इन्वेस्टमेंट इनकम को टैक्स कैसे करना है अब हम वो देखने वाले हैं। सेविंग्स इनकम और डिविडेंड इनकम थोड़ी सी अलग तरह से टैक्स होती हैं, उनको देखते चलते हैं कैसे। सबसे पहले सेविंग्स इनकम। डिविडेंड इनकम की टैक्सेबिलिटी काफी सिंपल है, सेविंग्स इनकम की उतनी ही घूमी हुई है, तो ध्यान से सुनते जाना। नंबर 1, सेविंग्स इनकम जब आपको रिसीव होती है उसी साल में टैक्स, उसी टैक्स ईयर में टैक्स होती है। मतलब बैंक ने ड्यू तो बना रखा है लेकिन अभी तक आपको इंटरेस्ट दिया नहीं है, तो आप उस पर टैक्स भी पे नहीं करेंगे। लेकिन बैंक ने इंटरेस्ट अब आपको दे दिया है, उस टैक्स ईयर में आप सेविंग्स इनकम पे भी टैक्स पे कर देंगे। यानी इसको रिसीट बेसिस पे टैक्स किया जाता है। जिस साल में सेविंग्स इनकम रिसीव होती है उस साल में हम उस पर टैक्स पे करते हैं। पहली बात, टैक्स करेंगे कैसे? थोड़ा सा ये उलझा हुआ है, पहले ये दोनों चीजें साथ के साथ समझाती चलती हूँ। इन टेबल्स को देख के डरना मत, टेबल का साइज बड़ा है, वैसे कॉन्सेप्चुअली इजी है ये। देखो सबसे पहली चीज, सेविंग्स इनकम पे और नॉन सेविंग्स इनकम पे टैक्स स्लैब्स सेम चलती हैं। यानी ये वाली जो आप टेबल देखेंगे ये आपकी नॉर्मल वाली टेबल है। बेसिक रेट बैंड, सेविंग्स इनकम 37,700 तक की 20% पे टैक्स होती है। फिर सेविंग्स इनकम
150 तक पे 40% और 150 से ऊपर 45% पे टैक्स होती है। ये एक सेंटेंस थोड़ा सा ध्यान से समझना, बिल्कुल केयरफुली कान खोल के सुनना। आपकी टैक्सेबल इनकम है, अगर इस टैक्सेबल इनकम में 5,000 पाउंड्स, फर्स्ट 5,000 पाउंड्स सेविंग्स इनकम होती है तो उस पे 0% टैक्स होता है। वापस से सुनो, आपकी जो टैक्सेबल इनकम है उसकी फर्स्ट 5,000 में अगर सेविंग्स इनकम को जगह मिल जाए उस पे टैक्स लगता है 0% का। जैसे कि टैक्सेबल इनकम है आपकी 2,000 पाउंड्स और ये एम्प्लॉयमेंट इनकम है। अब आपकी जो टैक्सेबल इनकम की फर्स्ट 5,000 है, इसमें सेविंग्स इनकम को कितनी जगह मिलेगी? 3,000 पाउंड्स की जगह मिलेगी। यानी मैं अपनी सेविंग्स इनकम के 3,000 को 0% पे टैक्स करूंगी, उससे ऊपर वाले को 20 पे, उससे भी ऊपर वाले को 40 पे। कुछ समझ आया थोड़ा बहुत? मैम तो इट्स ऑन टैक्सेबल इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम, नॉट ओनली ऑन सेविंग टैक्सेबल इनकम। टोटल टैक्सेबल इनकम, नॉट Okay. टैक्सेबल सेविंग इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम। सो टोटल टैक्सेबल इनकम आपको कंसिडर करनी है। उसके फर्स्ट 5,000 में अगर सेविंग्स इनकम को जगह मिलती है तो वो 0% पे टैक्स होगा। नाउ लेट्स सपोज मेरी एम्प्लॉयमेंट इनकम होती है 8,000 की, तो क्या सेविंग्स इनकम को जगह मिल पा रही है फर्स्ट 5,000 ऑफ टैक्सेबल इनकम में? नो मैम। नो। यानी सेविंग्स इनकम 0% पे टैक्स होने वाला ये केस ही नहीं है। यहाँ पे सेविंग्स इनकम 20, 40 या 45 पे टैक्स होगी। नाउ लेट्स सपोज मैम आई एम नॉट क्लियर विद एग्जांपल। जो वापस आपने सुनो। 2,000 वाला भी दिया था और 8,000 वाला, ये दोबारा बताना वापस प्लीज। सुनो। वापस सुनो। अब मेरी इनकम ट्रेडिंग इनकम है एंड आई एम अर्निंग 3,000 पाउंड्स ऑफ ट्रेडिंग इनकम और बाकी मेरे पास सेविंग्स इनकम है। क्या फर्स्ट 5,000 ऑफ टैक्सेबल इनकम में सेविंग्स इनकम को जगह मिल रही है? हाँ, दिस इज योर ट्रेडिंग इनकम। आई डिडंट First- गेट इट। अरे मैंने अभी तो बोला ही नहीं, रुको तो सही। वेट, आपकी टैक्सेबल इनकम में एक इनकम है ट्रेडिंग इनकम 3,000 की, बाकी सारी इनकम है सेविंग्स इनकम। फर्स्ट 5,000 में नंबर 1 2 3 4 5, इन फर्स्ट 5,000 की इनकम में 3,000 तो ले गई ट्रेडिंग इनकम। क्या सेविंग्स इनकम के लिए कुछ भी बचा? यस। क्या सेविंग्स इनकम फर्स्ट 5,000 में जगह बना पाई? यस। कितनी जगह बनाई? 2,000 पाउंड्स। यानी सेविंग्स इनकम में से 2,000 पाउंड्स तो 0% पे टैक्स होंगे, बाकी 20, 40, 45 पे टैक्स होंगे। बात समझ आई अब? ओके। ठीक है, वापस एक एग्जांपल लेती हूँ। नाउ लेट्स सपोज मेरे पास एक प्रॉपर्टी इनकम है 1,500 पाउंड्स की। क्या सेविंग्स इनकम 0% पे टैक्स हो पाएगी? कितनी भी अमाउंट की सेविंग्स इनकम 0% पे टैक्स हो पाएगी? नो। यस मैम। यस मैम। Yes. फर्स्ट 5,000 ऑफ टैक्सेबल इनकम में क्या सेविंग्स इनकम को जगह मिल रही है? मिल रही है यार। Yes. 1,500 ही तो लिया है प्रॉपर्टी इनकम ने, बाकी इनकम सेविंग्स इनकम को जगह मिल गई। कितनी? 3,500. 3,500 ऑफ सेविंग्स इनकम विल बी टैक्स्ड एट 0%। गॉट इट? समझ में आया सबको? इनकम को कैश कर दिए। इनकम को, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। कैटेगराइज बेसिकली। मैम ही सेइंग इनकम को कैटेगराइज कर दिया है। इनकम को कैटेगराइज नहीं किया है, हम सिंपल ये देख रहे हैं कि हमारी जो टैक्सेबल इनकम है उसमें कौन कौन सी इनकम्स हैं। क्या सेविंग्स इनकम फर्स्ट 5,000 में बच पा रही है, जगह ले पा रही है या नहीं? ऐसा भी तो हो सकता है एम्प्लॉयमेंट इनकम हो, ट्रेडिंग इनकम हो और सेविंग्स इनकम हो। एम्प्लॉयमेंट इनकम है 2,000 की, ट्रेडिंग इनकम है 4,000 की, सेविंग्स इनकम है 5,000 की। अब केस बताओ, क्या फर्स्ट 5,000 ऑफ टैक्सेबल इनकम में सेविंग्स इनकम को जगह मिलेगी? यस नहीं मैम। मिलेगी, नहीं No. मिलेगी। नो मैम। पहले ये दोनों ले जाएंगे। नो नो। हमेशा नॉन सेविंग्स इनकम सबसे पहले घुसेगी, पीए लेने में भी सबसे पहले वही घुसेगी। यानी सबसे पहले 5,000 में एम्प्लॉयमेंट इनकम ले लेगी, 2,000 तो ले गई एम्प्लॉयमेंट इनकम, बचे कितने? 3,000। ये कौन ले जाएगा?
ट्रेडिंग इनकम, Trading income. सेविंग्स इनकम को जगह ही नहीं मिली, यानी ये 0% वाला इस केस में लग ही नहीं पाएगा। सेविंग्स इनकम डायरेक्ट 20, 40 या 45 पे टैक्स होगी। समझ गए? ये बात समझ आई? ये वाली फर्स्ट लाइन क्लियर हुई? Yes. Yes, ma'am. ठीक है, अभी Yes. क्वेश्चंस भी करेंगे। अब इसके अलावा भी सेविंग्स के लिए नील रेट बैंड होती है, मतलब कि अगर बेसिक रेट टैक्स पेयर है जिसकी टोटल टैक्सेबल इनकम 37,700 तक है, तो उसकी सेविंग्स इनकम में से 1,000 पाउंड्स पे वो फिर से 0% टैक्स पे करता है। यानी कि पहले तो ये चेक करेंगे, फिर ये दे ही देंगे। अगर बेसिक रेट टैक्स पेयर है तो सेविंग्स इनकम 1,000 पाउंड्स की 0 पे डाल दो, उस पर टैक्स वो नहीं पे करेगा। अगर वो हायर रेट टैक्स पेयर है तो 500 पाउंड्स की सेविंग्स इनकम पे वो कोई टैक्स पे नहीं करेगा, बाकी बची हुई पे कर देगा। और अगर वो एडिशनल रेट टैक्स पेयर है तो कुछ नहीं है जी, पूरी की पूरी सेविंग्स इनकम पर टैक्स भर दो। किसी तरह का कोई नील रेट नहीं लगेगी टैक्स की, पूरी की पूरी टैक्स पे करेंगे आप। इनको अप्लाई करना पहले सिखाती हूँ। पहले इस स्लाइड की एक फोटो ले लो, क्योंकि इनको अप्लाई करने में यू विल नीड दीज। एक फोटो क्लिक कर लो इसकी। रुको मैं भी क्लिक करके इसको ग्रुप पे डाल देती हूँ। गई, ठीक है, इसको सामने रखना। चलो अब इसको डीप में समझते हैं, एक एक केस करके। ये वाला इलस्ट्रेशन, इसमें तीनों अलग अलग इनकम वाले बंदे हैं, तो लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस। Jane received bank interest of 3,000 pounds during the tax year 22-23. Calculate Jane's income tax liability assuming she also had employment income in the tax year of 22-23 of 11,000. दूसरे केस में 15,200, तीसरे केस में 29,000। मैं पहले केस ए की बात कर रही हूँ। केस ए में उसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम कितनी है? दिस इज नॉन सेविंग्स इनकम, दिस इज सेविंग्स इनकम एंड दिस विल बी हिज टोटल इनकम। चलो पहले टोटल को लेती हूँ। सबसे पहले लेते हैं टोटल, फिर नॉन सेविंग्स इनकम और फिर सेविंग्स इनकम। नॉन सेविंग्स इनकम में एम्प्लॉयमेंट इनकम है 11,000 की, सेविंग्स इनकम है 3,000 की। टोटल के कॉलम में भी इसको ले लो। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बताओ। मैंने अभी सिर्फ कैटेगरीज में इसको पुट किया है और कुछ नहीं किया। बताओ। आप इसी फॉर्मेट से करेंगे। सबसे पहला कॉलम टोटल का बनाएंगे, फिर उनको सब कैटेगरी में डालेंगे कि नॉन सेविंग्स इनकम ये है, सेविंग्स इनकम इतनी है। क्यों? क्योंकि इनकी टैक्सेबिलिटीज अलग अलग तरह से होती हैं। अब मैं क्या करूं? पीए दे दूं? रिलीफ तो कोई दिख नहीं रही। Yes, ma'am. तो हमारा पीए की सीक्वेंसिंग का काम भी बन जाएगा कि पीए सबसे पहले किस इनकम पे डाला जाता है? नॉन सेविंग्स पे। पीए 12,570 है। सबसे पहले पीए किस इनकम को रिड्यूस करेगा? नॉन सेविंग्स को। NSI. बिल्कुल, यानी सबसे पहले इसको रिड्यूस करो। ये सेविंग्स इनकम को कितना रिड्यूस कर पाएगा? 1570. 570. करेक्ट। ये बात समझ आई सबको? धीरे धीरे कैलकुलेशन मेरे साथ साथ लिखते भी चलो। टेक अप पेपर, पेन और रजिस्टर, पेन, और इनको लिखते चलो मेरे सामने ही। पीए दे दिया मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे, नॉन सेविंग्स इनकम पे। अगर कुछ पीए बचता है तो हम सेविंग्स इनकम पे ले जाते हैं, उसके बाद भी कुछ पीए बचता है तो डिविडेंड इनकम पे चला जाएगा। ठीक है? Okay, ma'am. माइनस कर दूं ताकि टैक्सेबल इनकम आ जाए। कितनी आएगी टैक्सेबल इनकम? 1430. 1430। क्या कोई नॉन सेविंग्स इनकम होगी? No, ma'am. No, ma'am. पूरी की पूरी इनकम जो टैक्सेबल इनकम है वो है सेविंग्स इनकम। करेक्ट? अब टैक्स कैलकुलेट करूं?
Yes. किस पे कैलकुलेट करना है मुझे? सिर्फ सेविंग्स इनकम पे। तो पहला रूल, क्या फर्स्ट 5,000 पाउंड्स ऑफ टैक्सेबल इनकम में सेविंग्स इनकम को जगह मिल रही है? No, ma'am. No. क्या फर्स्ट 5,000 ऑफ टैक्सेबल इनकम में Yes, ma'am. सेविंग्स इनकम को जगह मिल रही है? मिल रही Yes, है, ma'am. मिल रही Yes, है। ma'am. 1430. 1430 में कोई नॉन सेविंग इनकम नहीं है। Okay. Yeah. Yes. ठीक है, क्या फर्स्ट 5,000 ऑफ टैक्सेबल इनकम में सेविंग्स इनकम को जगह मिल रही है? मिल रही है, मिल रही है। Yes. मिल रही है। यानी कि पूरी की पूरी 1430 विल बी टैक्स्ड एट व्हाट रेट? 0. व्हाट इज द जीरो टैक्स? जीरो 0. जीरो। समझ गए? बात समझ आई? इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से। फर्स्ट 5,000 ऑफ टैक्सेबल इनकम में क्या आपकी सेविंग्स इनकम को जगह मिल रही है? मिल रही है। तो दैट पोर्शन विच इज फॉलोइंग इन फर्स्ट 5,000 पाउंड्स ऑफ टैक्सेबल इनकम विल बी टैक्स्ड एट 0%. ओके? डन? आगे बढ़ जाऊं? कॉपी कर लिया? Yes, ma'am. इसको हटा रही हूं सारे को। नेक्स्ट पे आते हैं। अब उसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम कितनी होने वाली है? 15,200. सेविंग्स इनकम वही है। यहां तक सब ठीक है? Yes, ma'am. पीए दे दूं? पहले पीए किसको मिलेगा? Non-saving income. Non-saving. सेविंग वाले को। Full. यानी सेविंग्स के लिए कुछ बचा ही नहीं। नॉन सेविंग्स इनकम पे पीए पहले जाएगा। तो सेविंग्स पे पीए जा ही नहीं पा रहा है, खत्म उससे पहले ही। 570, 12,570 पूरा एग्जॉस्ट हो गया नॉन सेविंग्स इनकम पे ही। करेक्ट? Yes, ma'am. करेक्ट? निकाल दो जरा, इसका नेट बता दो मुझे। $630. बस 630 पूरा? 2630. 2630. हाँ, दिस विल बी 2630 एंड दिस विल बी 563. 5630. दिस इज योर टैक्सेबल इनकम। ठीक है, यहां तक बताओ सब पहुंच गए क्या? Ma'am. Yes, ma'am. अब एक एक क्लॉज को देखना कितना ध्यान से लगाना है हमने। इनकम टैक्स कैलकुलेशन, सबसे पहले जो नॉन सेविंग्स इनकम है इस पे तो ये फर्स्ट 5,000 का कुछ पंगा देखना ही नहीं है। यानी 2630 पे क्या रेट से टैक्स लगा दूं? 20. बिल्कुल, ये तो लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा है ना। ये तो सेविंग्स इनकम के ऊपर इतने सारे पंगे हैं। ये जो नॉन सेविंग्स इनकम है ये तो सीधा सीधा स्लैब में डालनी है और टैक्स लगाना है। निकाल दो जरा। 2630 पे 20%। 526. 526 26. 526 पाउंड्स तो इस पे टैक्स लगा चुके हैं अब आते हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ, मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ, नॉन सेविंग्स इनकम। अब सेविंग्स इनकम की टैक्सेबिलिटी पे बात करती हूँ। फर्स्ट रूल, क्या सेविंग्स इनकम फर्स्ट 5,000 पाउंड्स ऑफ टैक्सेबल इनकम में फॉल कर रही है? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. कर रही है Yes, मैम। ma'am. कर रही है। फर्स्ट 5,000 में से 2630 नॉन सेविंग्स इनकम है, बाकी सारी इनकम तो सेविंग्स इनकम ही हो रही है ना। Yes, ma'am. Yes, यानी ma'am. सेविंग्स इनकम ने अपनी जगह बना ली फर्स्ट 5,000 में।
कितनी सेविंग्स इनकम घुस गई है फर्स्ट 5000 में? 2370. 2370 सेविंग्स इनकम घुस गई, यानी मेरी 2370 विल बी टैक्स्ड एट 0%. 0%. 0%. तो मैं यहाँ इसका हिसाब लिखना चालू करती हूँ। इस 3000 में से 2370 को मैंने टैक्स कर दिया 0% पे, लेकिन अभी कुछ अमाउंट बचता है। 630. कितना बच रहा है? 630. 630। अब इस 630 पे 20% टैक्स लगाऊं ना, पहले SNRB देखो। सेविंग्स रेट नील रेट बैंड, सेविंग्स नील रेट बैंड। अगर टैक्स पेयर बेसिक रेट टैक्स पेयर है तो 1000 पाउंड्स की सेविंग्स इनकम पे 0% टैक्स लगता है। क्या ये बेसिक रेट टैक्स पेयर है? Yes, ma'am. यस। इसकी टैक्सेबल इनकम 37,700 तक की है, यानी ये बेसिक रेट टैक्स पेयर है। तो इसकी सेविंग्स इनकम में फर्दर 1000 की इनकम 0% पे टैक्स होगी, तो इसकी तो इनकम बची 630 रही है, यानी ये 630 SNRB की वजह से किस रेट पे टैक्स होगी? 0% की रेट से। बताओ ये पॉइंट समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, यानी यहां भी टैक्स 0, यहां भी टैक्स 0, टोटल टैक्स 526 का पे करेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रही हूँ। व्हाट इफ ये 630 की बजाय 1630 होती तो क्या होता? 630. हम तो 630 पे टैक्स लगता है. अलग कलर से लिखती हूँ, तुम कंफ्यूज नहीं हो जाओ वरना कि ये 1 कहां से आ गया। मैं इसको बना रही हूं 1630। तो 1630 में से SNRB तो मिल जाता 1000 का, जिसको मैं टैक्स कर देती 0%। बाकी बचा हुआ 630 किस रेट पे टैक्स होता? 20%. 20% पे। समझ गए SNRB कहाँ काम करेगा? यानी सेविंग्स इनकम को कैसे टैक्स करना है। सबसे पहले तो ये देखना है क्या टैक्सेबल इनकम के फर्स्ट 5000 में सेविंग्स इनकम को जगह मिल रही है। अगर मिल रही है तो 0% टैक्स लगा दो। उससे ऊपर जितना भी है उस पे हम देंगे SNRB, सेविंग्स नील रेट बैंड। SNRB बेसिक रेट टैक्स पेयर के केस में 1000 पाउंड होता है, हायर रेट टैक्स पेयर के लिए 500 पाउंड होता है, और एडिशनल वालों के लिए SNRB होता ही नहीं है। यानी 1000 पाउंड्स और 500 पाउंड्स इन दोनों के ऊपर फिर से 0% टैक्स रेट है, और उसके ऊपर भी अगर कोई सेविंग्स इनकम बचती है तो उसको फिर नॉर्मल स्लैब से आप टैक्स करिए। 37,700 तक की इनकम पे 20%, 150 तक पे 40 और 150 से ऊपर 45%। वो वाला केस भी नेक्स्ट आएगा 29,000 वाला। उठाएं ये क्लियर हो गया? उतार लो। फिर तीसरे पे आती हूँ। मैम एक छोटा डाउट है मैम. हाँ बोलो बोलो। Like, can we round off the taxable income to the nearest zero? No, until unless the question doesn't ask you to do so. Okay. ठीक है, थर्ड करूं? करूं 29,000 वाला? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो 29 वाला करते हैं। अब उसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम कितनी हो गई? 29,000. सेविंग्स इनकम और इधर टोटल इनकम। एम्प्लॉयमेंट इनकम है 29,000 की, सेविंग्स इनकम है 3,000 की। हाउ मच? यहां तक सही है? Yes. जरा बता दो कितना आ रहा है? 19,430. सही जगह लिखा है ना मैंने, या 19,430 ये था? नहीं ये 16,430 है. ये 16,430 है, तो ये 3,000 है। 3,000. करेक्ट। यहां तक बताओ सब पहुंच गए?
Yes, ma'am. अब आते हैं इनकम टैक्स कैलकुलेट करने पे। तो सबसे पहला इनकम टैक्स कैलकुलेशन करना है आपको नॉन सेविंग्स इनकम का। ये तो डायरेक्ट है यार, सीधा करो। 16,430 कैसे कैलकुलेट करें? 37,700 तक की इनकम 20% पे लगा दो। 20% 3286. 3286. 3286 पाउंड्स। ठीक है। वैसे तो टैक्सेबल इनकम 19,430 है, तो ये 40% पे हम पहुंचेंगे ही नहीं, 20% पे खत्म हो जाएगा। लेकिन अब सेविंग्स इनकम की टैक्सेबिलिटी चेक करते हैं। क्या टैक्सेबल इनकम के फर्स्ट 5,000 में सेविंग्स इनकम को जगह मिल पा रही है? No, ma'am. No, ma'am. लेकिन एसएनआर भी तो मिलेगा। बेसिक Yes. रेट टैक्स पेयर है। एसएनआर भी कितना? 1000. 1000. 1000 पे टैक्स 0. 0%. यानी इसमें से 1000 को मैंने एसएनआरबी के अंडर कवर कर लिया। बचावा 2000। 20%. परफेक्ट, लगा दो जी। 400. ठीक है, समझ गए कैसे इसकी टैक्सेबिलिटी होगी? 3686 पाउंड्स। बताओ, ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. ये तुम्हें आज के आज ही प्रैक्टिस करना होगा। आज के आज से मतलब कल की क्लास से पहले ही, वरना ये दिमाग से निकल जाएगा। इसमें एक मैंने आपके लिए होमवर्क रखा है, अगर आपके पास स्टडी टेक्स्ट नहीं है तो, जिसमें से एक तीसरा वाला पार्ट मैं कराना चाह रही हूँ, 145,000 वाला। ये मेरे सामने कर लो तो बेटर है। करा दूं? बाकी दोनों तुम लोग ट्राई करना। Okay. Yes, ma'am. ठीक है, Okay, ma'am. 145 वाला मेरे सामने कर लो। चलो, ये वाला पार्ट ट्रेडिंग इनकम है, यानी कि नॉन सेविंग्स इनकम, सेविंग्स इनकम एंड टोटल। ट्रेडिंग इनकम आती है मेरे पास 145,000 की। फिर मेरे पास आती है सेविंग्स इनकम 7850 की। बोलो, नंबर्स ठीक लिखे मैंने? Yes, ma'am. Yes. 152850. पीए नहीं मिलेगा मैम। आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर दिस आंसर। क्या पीए मिलेगा यहाँ पे? नो मैम। और आप बकायदा नोट डालेंगे, नो पीए विल बी अवेलेबल टू द टैक्स पेयर। पीए क्यों नहीं मिलेगा? Ma'am, It higher is rate here, it's more exceeding than 1 to 1 to 5. That was the वो अमाउंट limit. लिखा हुआ है उनमें टैक्स Yeah. रेट में, Yeah. ठीक है, उससे ऊपर है तो एनी विच वेज एडजस्टेड इनकम इज गोइंग टू बी मोर, Yeah. इसलिए नो पीए टू द टैक्स पेयर। यानी टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई? गाइस प्लीज म्यूट योरसेल्फ, पीछे कुछ डिस्टरबेंस है। अब डायरेक्ट टैक्स पे करना चालू करते हैं जी। चलो, इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालो। सबसे पहले मैंने बोला था नॉन सेविंग्स इनकम सबसे पहले पकड़ो। नॉन सेविंग्स इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करो। करेक्ट? 53600. नो, दिस कांट बी Ma'am, total, 5360। ma'am, total. अच्छा टोटल अच्छा रुको रुको, दूसरा क्या करूं? 145,000 में से 37,700 निकाल दो। दिस शुड बी टैक्स्ड एट 40%। ये सही है? ये Yes. सही है? ठीक है। And it is coming 5460. The total. टोटल ऑफ बोथ Yes. 54,060 60. 50460.
अच्छा 50,460, ओके 50,460। चलो तो नॉन सेविंग्स इनकम तो टैक्स कर दी। व्हाट अबाउट सेविंग्स इनकम? फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट 5,000 पाउंड्स ऑफ टैक्सेबल इनकम में सेविंग्स इनकम को जगह मिल रही है? No, ma'am. No, ma'am. नॉट एट ऑल यार, नॉट एट ऑल। No. दूसरा SNRB, नहीं मिलेगा मैम। क्यों? Ma'am, मिलेगा but 500. 500 मिलेगा। 500 मिलेगा? Yes. Yes, ma'am. Yes. Ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. It's exceeding. Yes, Taxable yes, income is exceeding. It's exceeding He more. is an additional rate taxpayer. Yes. Yes. Taxable income is exceeding 1,50,000 और additional rate taxpayer के लिए काहे का SNRB? So no SNRB. That means आपकी सारी savings income normal rates पर टैक्स होगी। समझ गए? अब Yes, इसकी ma'am. देखो टैक्सेबिलिटी। इस पूरी इनकम में से 145 को नहीं, ऐसे नहीं करते। हायर रेट टैक्स पेयर होता है ये। मैंने इसको टैक्स कर दिया 37,700 20% पे लेके, फिर 145 और 37,700 के डिफरेंस को 40% पे लेके, ये कर दिया मैंने। 1,50,000 की टैक्सेबल इनकम पे 40% तक का टैक्स चलता है। इसके भी दो टुकड़े करो। क्या मुझे कोई कैलकुलेट करके बता सकता है सेविंग्स इनकम का कौन सा पोर्शन 40% पे टैक्स होगा और कितना 45% पे टैक्स होगा? बताओ बताओ बताओ। मैम टैक्सेबल होगा 6850 पे और टैक्स निकल के आएगा 1370। एक बार देखना, मैं कुछ अंदाजे से लिख रही हूँ, मुझे बताना मैं ठीक लिख रही हूँ क्या? Yes, ma'am. 5,000 will be at 40 and the rest will be at 45. ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया? 1,50,000 तक की टैक्सेबल इनकम Yes. 40% पे टैक्स होती है। Yes. 145 तक की कर चुके ना अपन। Yeah. अब कितना बचा 1,50,000 में से? बैंड 40 वाला 5,000. हायर रेट टैक्स बैंड में अब सिर्फ 5,000 पाउंड्स बचे हैं। यानी इसमें से 5,000 पाउंड्स तो मैं 40% पे टैक्स कर सकती हूँ, बाकी आई विल हैव टू टैक्स एट 45%। 5%. Yeah. क्या ये बात सबको समझ आई? No, ma'am. Savings वापस income नहीं सुनो। है। आपकी टैक्सेबल इनकम 1,50,000 तक 20% पे प्लस 40% पे टैक्स हो सकती है। 37,700 तक की 20% पे टैक्स कर दी। अब 37,701 से 150 तक की इनकम कितने पे टैक्स करनी है? 40% पे। तो क्या 150 तक की कर दी क्या आपने? आपने 145 तक की करी है। 150 में अभी और कितने थाउजेंड्स रह गए? 5,000। 5. तो 5,000 पाउंड्स को आप कितने पे टैक्स करेंगे? 40% पे। उसके ऊपर जितना भी बच रहा है, यानी कि 7,850 माइनस 5,000, ये जो भी बच रहा है, दिस शुड बी टैक्स्ड एट 45%। समझ गए? Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. इसको लिखेंगे कैसे? लिखने का तरीका देखना एग्जाम में। ये हम कर चुके। सेविंग्स इनकम का 5,000 का अमाउंट हम टैक्स करेंगे 40% पे और 2,850 को टैक्स करेंगे 45% पे और नीचे एग्जाम में लिखेंगे 7,850 बस। और इन दोनों का अमाउंट निकाल के यहां टोटल निकाल दो। दैट इज हाउ यू विल कैलकुलेट दिस। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो और लिखो। एग्जाम से एक दिन पहले इसको रिवाइज करके जाएंगे। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. हटा दूं इसको? नोट कर लिया? Yes, ma'am. क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपको होमवर्क में करना है। 43 और 53 ये दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन 3 इजी सा है, आप लोग बताते जाना, मैं करती जाऊंगी। भव्या एक बार प्लीज क्वेश्चन रीड कर दो। Okay.
Ashley earned employment income of £13,085 and received building society interest of £7,500 in the tax year 2022 to 2023. They paid qualifying interest of £100 during the year. Payee of £47 was deducted from Ashley's employment income. Calculate the income tax payable by Ashley. परफेक्ट. एम्प्लॉयमेंट इनकम कितनी? 13,085. बैंक इंटरेस्ट कितना? बिल्डिंग सोसाइटी इंटरेस्ट कितना? 7,500. करेक्ट? Yes, ma'am. यहां तक पहुंच गए? टोटल कितना आ रहा है इनका? 20585. ठीक है. उसके बाद में क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पे किया है. ये क्या आइटम है यार? Ma'am, reliefs. Relief. रिलीफ. वो वाली रिलीफ जो डायरेक्टली माइनस होती है. कितने की? 100. 100. इन दोनों में से कहां डालूं इसको? NSI. NSI. Every time you have to give priority to NSI. non-savings income. ठीक है. ये आता है 20485. ये कितना आ रहा है यार? 12,985. Yes, ma'am. पक्का? 985 ही आएगा ना? Yes, हाँ ma'am. ma'am. Yep. Yes, yeah. ma'am. Yes, ma'am. एंड दिस विल बी 7,500. ये आ जाती है आपकी नेट इनकम. पीए का क्या बोलते हो? देना चाहिए? No, ma'am. नहीं दूं? देना मैम. और पूरा का पूरा कहाँ एग्जॉस्ट हो जाएगा? NSI. NSI. लगा दो. टैक्सेबल इनकम कितनी आ रही है? 7915 टोटल की. 7915. इधर कितनी आ रही है? 415. Yeah. ठीक है. 415 आ रही है ना? NSI. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yeah, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. चलो अब क्या रह गया? अब निकालना है इनकम टैक्स. सबसे पहले हम किस पे टैक्स निकालते हैं? NSI. NSI. Ma'am, 20% no? चलो अब आप Yes. लोग इतना प्यार से कह रहे हो. Yeah, ma'am. 20%. 20. थोड़ा सा ये उड़ा दूं यहाँ से. Whatever, जो भी आएगा. What about savings income? Ma'am, first 5,000 में आ रहा है ना मैम. 7,500 minus 415. क्या फर्स्ट 5,000 pounds ऑफ टैक्सेबल इनकम में सेविंग्स इनकम को जगह मिल पा रही है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Mill रही है. फर्स्ट 5,000 में से सिर्फ 415 ही तो लिया है NSI ने. बाकी सारा Yes, का ma'am. सारा सेविंग्स इनकम ले सकती है. Yes, Yeah. ma'am. फर्स्ट 5,000 में NSI ने सिर्फ 415 की जगह ली है. बाकी सारी सेविंग्स इनकम के पास है. कितनी है? 4585. 4585. यानी इसमें से 4585 तो फर्स्ट 5,000 में आने की वजह से 0% पे टैक्स होगा. करेक्ट? Correct, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. No, ma'am. You did it. जरा SNR भी और बता दो कितना आएगा. 1,000 ma'am. 1000. He is a basic rate taxpayer. Taxable income 37,700 तक की है. यानी कि 1,000 पे फर्दर 0% टैक्स. तो इसमें से 1,000 पे फिर 0% ले लो. बचा कितना? जो भी बचा 1085. 1915. 1915. 7,500 में से एक मिनट. कितना बच रहा है? 1915. 1915 पे क्या टैक्स लगाऊं? 20. 20%. 20%. परफेक्ट. और इन तीनों का टोटल यहाँ पे लिख देना 7,500. ठीक है. ये निकाल लो. और क्या टैक्स आ रहा है वो बता दो. 383. 1915 का 20%, 415 का 20%. 466 टोटल total. 466. एक और आइटम दे रखा है. ये क्या है?
इनकम टैक्स कैलकुलेशन 466 बनती है एशले की, जिसमें से 47 का ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका एसटीडीएस। तो हाउ मच इज द इनकम टैक्स पेएबल नाउ? अब पे करना कितना रहता है? 419. 419. 419 needs to be paid now, not 466. इसमें से ऑलरेडी 47 का टैक्स डिडक्ट कर लिया, एम्प्लॉयर ने किया होगा या किसी और ने किया होगा, लेकिन वो डिडक्ट हो गया, यानी 466 में से सिर्फ 419 ही अब पे करना है। समझ गए पूरा क्वेश्चन कैसा आएगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलिए चलो अब आते हैं डिविडेंड इनकम पे। डिविडेंड इनकम बहुत इजी सी है, इसमें कई सारी चीजें नहीं है। नंबर 1, जैसे हम सेविंग्स इनकम को रिसीव होने पे टैक्स करते हैं, वैसे ही डिविडेंड इनकम को भी रिसीव होने पे ही टैक्स किया जाता है। डिविडेंड डिक्लेयर करना इनकम नहीं बनती, डिविडेंड रिसीव करना इनकम बनती है। सो डिविडेंड भी रिसीट बेसिस पे टैक्स होगा। इसकी टैक्स रेट्स ये तीनों की तीनों आपके उस पेज में दी हुई है और एग्जाम में भी दी होगी। खोलो उस पेज को जो मैंने भेजा था टैक्स रेट्स वाला। मिली? Yes, ma'am. Yes, ठीक ma'am. है, डिविडेंड पे बोला जाता है कि सबसे ज्यादा सरकार को टैक्स मिलता है, इंडिविजुअल से भी फिर कंपनी से भी। यानी कंपनी बेचारी पहले तो टैक्स प्रॉफिट पे से पे करती है, फिर जो बचता है उसमें से डिविडेंड पे करती है, और इस डिविडेंड के ऊपर बेचारा रिसीव करने वाला उसी अमाउंट पे वापस टैक्स पे कर देता है। तो इसके ऊपर बहुत टैक्स होता है और सरकार को खूब बेहद टैक्स मिलता है इसमें से। रेट्स 8.75, 33.75, 39.35। इसमें सिर्फ एक ही नील रेट बैंड होती है, आपको किसी की इनकम नहीं देखनी। जो भी डिविडेंड इनकम किसी को भी मिल रही हो, उसका फर्स्ट 2000 0% पे टैक्स होता है बस। वो बेसिक रेट टैक्स पेयर हो, चाहे हायर रेट टैक्स पेयर हो, चाहे एडिशनल रेट टैक्स पेयर हो, उसकी जो भी डिविडेंड इनकम है उसमें से 2000 को 0% पे टैक्स करो, बाकी सारों को देखो वो किधर फॉल कर रहे हैं, उसके बेसिस पे रेट लगा दो। मतलब इलस्ट्रेशन करते हैं, चलो। जेरेमी earned employment income of 14,850 and received dividend of 4,500 in the tax year 22-23. Pay of 600 was deducted in respect of the employment income. What is Jeremy's income tax payable? So सबसे पहले he is a basic rate taxpayer or additional or higher rate taxpayer. Basic. Ma'am, basic. Basic. यानी Basic. इसका डिविडेंड 8.75 पे टैक्स होगा, करेक्ट? Yes, Correct, ma'am. ma'am. Yes. ठीक है, लिखेंगे कैसे? बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हम पहले फॉर्मेट बना रहे थे, डिविडेंड इनकम एंड दिस इज टोटल इनकम। एम्प्लॉयमेंट इनकम है उसकी 14,850 की, डिविडेंड्स उसने रिसीव किए 4,500 के। रिलीफ विलीफ कुछ है नहीं, ये दे दूं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कितना आएगा? Four. कितना आएगा? मैम वो टोटल इनकम के डिविडेंड इनकम आपने 4000 राइट डाउन कर रखा है इन द टोटल सेक्शन। इट्स Oh, 4005। yes, it's 4,500. टोटल चेक कर लो इसका, ठीक है क्या? ये ठीक आ रहा है? इट्स 19350। अच्छा, वो 500 का गैप आ गया। 19,350। या 19,350। अब ये माइनस करके बता दो कितने आ रहे हैं? 6780। टोटल। हाँ जी। एंड दिस इज 2280. 2280। यहां तक पहुंच गए हम। डिविडेंड इनकम की टैक्सेबिलिटी में कुछ चेक नहीं करना, फर्स्ट 5,000 में आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ नहीं। इसकी जो भी इनकम है इसमें से पहले 2000 0% पे टैक्स करेंगे, बाकी चेक करेंगे कि किस बैंड में फॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, सबसे पहले तो नॉन सेविंग्स इनकम को टैक्स कर देती हूँ, ऊपर यहां कर देती हूँ नॉन सेविंग्स इनकम।
करेक्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कितनी आ रही है? 456. 456. अब डिविडेंड इनकम पे आते हैं। कुछ नहीं करना, इस इनकम में से 2000 को तो कर दो 0% पे टैक्स, डीएनआरबी के नाम से, डिविडेंड नील रेट बैंड के नाम से। बाकी बचा हुआ 20%. क्योंकि ये बेसिक रेट 8.75. टैक्स पेयर है तो 8.75. 8.75%। Yeah. ठीक है, तो लिखोगे कैसे? बिल्कुल वैसे ही लिखना, मुझे कहीं जगह नहीं मिल रही यार। डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी निकालना, 2000 पे 0% एंड 2500 पे 8.75%, और यहाँ टोटल जरूर लिखना कि 4500 का हमने ऐसे ऐसे टैक्सेबिलिटी करी है। हाउ मच इज दिस? 219. Ma'am, 218.75. 1218। No, 218. 219 मैम, 0.75 आ रहा है। तो 219 लेते हैं, बस सिर्फ 219 है ना? Yes, ma'am. टोटल टैक्स बता दो। 675. 675 75. और ये कुछ लेके भी बैठे हैं पहले से। 600 ले चुके हैं। 675 पे। कितना पे करोगे? 75. 75. टैक्स पेबल विल बी 75 pounds ओनली। गॉट इट? तो डिविडेंड इनकम इजी है, Yes, ma'am. इजी है। यस मैम। चलो अब एक काम करते हैं, आज इतना ही करते हैं, लेट्स नॉट रश ऑन दिस। ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करके आना। खींचो इसकी फोटो। नहीं यार, ये मैं कराती हूँ, रुको रुको रुको, ये मैं कराती हूँ, इसमें तीनों एक साथ हैं। इसका मैं काम करती हूँ, सी वाला मैं कराती हूँ, बाकी दोनों तुम करना। सी मैं कराती हूँ इसका, ये वाला। Matteo received dividend income and bank interest both in tax year. He has trading income also. Assume his trading income to be as follows. मैं केस सी ले रही हूँ, इसकी नॉन सेविंग्स इनकम आएगी, मुझे जगह चाहिएगी इसके लिए, साइड में करते हैं छोटा छोटा। नॉन सेविंग्स इनकम, सेविंग्स इनकम, डिविडेंड इनकम, और यहां लो इसका टोटल। ट्रेडिंग इनकम है इसकी, ठीक है? 149,875। सेविंग्स इनकम कितने की है? 375. 375। डिविडेंड कितने का है? 1500. 1500। निकालो इसकी इनकम। Ma'am, 151750. 15 175. 1750। $1500। पीए? No PM. नो मैम। नो पीए, नो पीए, ठीक है? टैक्सेबल इनकम जितनी लिखी है उतनी की उतनी ही रह जाएगी। अब किस सीक्वेंस में टैक्स निकालें, अब ध्यान से देखते चलना। सबसे पहले NSI, ma'am. नॉन सेविंग्स इनकम कैसे टैक्स करें? First 377. करेक्ट किया मैंने? बताओ।
52,410 now. This is total for both of them. Yes, yes. Yes, ma'am. 52,410. 410 बताओ यहाँ तक सब पहुंच गए? Yes, ma'am. ठीक है, अब आ जाते हैं सेविंग्स इनकम पे। क्या टैक्सेबल इनकम के फर्स्ट 5,000 पाउंड्स में सेविंग्स इनकम को जगह मिल रही है? No, ma'am. No, ma'am. क्या एसएनआर भी मिलेगा? No, ma'am. क्यों नहीं मिलेगा? Ma'am, it's more than 15. Addition 1,50,000 से additional ज़्यादा। rate tax payer. So no SNRB. आपको एग्जाम में ये नोट डालना पड़ेगा because he is an additional rate taxpayer. His taxable income is exceeding 1,50,000. He will not get any SNRB. यानी पूरा 375 टैक्स करना पड़ेगा। किस रेट पे टैक्स करूं? मैम ये सब नोट्स हमें डालने होते हैं क्या? Yes. पूरी स्टेटमेंट्स लिखनी होंगी? Yes. ओके। See, the examiner should get a feel कि आपने कुछ सोच समझ के इसको SNRB नहीं दिया। आप भूले नहीं हो, ठीक है? मतलब मैसेज ये नहीं जाना चाहिए कि आप भूल गए SNRB देना। आप भूले नहीं हो, आपने चेक किया है। मैम सेक्शन बी तो मल्टीपल हो गया, तो सी सेक्शन में आ सकता है ना ये? यस यस, उसमें तो डिटेल देने का कोई मतलब ही नहीं है ए और बी में, ठीक है? मैम 125 होगा, 125 का 40%। Rest of that 45%. क्योंकि 40% की स्लैब अभी खत्म नहीं हुई है, समझे? 149,875 1,50,000 तक की इनकम पे हम उसको हायर रेट टैक्स पेयर बोलते हैं। इसमें से हमने सिर्फ 149,875 पे ही टैक्स लगाया है, यानी इस स्लैब में अभी कितना अमाउंट और बचता है? 125। यानी जो सेविंग्स इनकम है 375 की, इसमें से 125 विल बी टैक्स्ड एट 40% एंड रिमेनिंग 45%। निकाल दो दोनों के अमाउंट्स और टोटल ले लो। मैम 50 and 113। This will be 50 and this is 113। 112.5 112.5 है तो 112 रहेगा। 112 लेते हैं, ठीक है? चलो अब डिविडेंड इनकम पे आ जाओ। डिविडेंड इनकम के लिए कोई रूल नहीं है। जितनी भी डिविडेंड इनकम कमा रहे हो उसमें से फर्स्ट 2,000 विल बी टैक्स्ड एट 0%। डीएनआर भी मिलेंगे। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, नहीं नो टैक्स, कुछ नहीं नो पे टैक्स करना पड़ेगा, नो टैक्स। 1,500 है, पूरा का पूरा डीएनआरबी में जा रहा है, जा रहा है? यस मैम। यस मैम। पूरा 1,500 0% पे टैक्स कर दो। निकाल दो जी टोटल टैक्स पेबल बाय द टैक्स पेयर। 52,612.5 52,612 52,612 क्रॉस चेक। Yes, ma'am. ठीक है, डन, कॉन्सेप्चुअली डन। अगर कैलकुलेशंस कहीं ऊपर नीचे किसी की हो रही हैं दैट्स फाइन। कॉन्सेप्ट डन और नॉट? Done, ma'am. ठीक है, समझे? इसको कॉम्प्रिहेंसिव सिनेरियो बोलते हैं, जहां पे डिविडेंड और बैंक इंटरेस्ट दोनों आ जाएंगे। अब आपसे पहले वाले दोनों केसेस हो जाएंगे, दैट शुड नॉट क्रिएट अ प्रॉब्लम। एक और क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टडी टेक्स्ट है। इसकी भी फोटो ले लो। इनके जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतनी ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पकड़ में आ जाएगी आपके, ठीक है? ये भी इजी सा ही है। एम्प्लॉयमेंट इनकम आ रही है, फिर डिविडेंड है, तो डिविडेंड में तो कुछ करना ही नहीं है। फर्स्ट 2,000 0% पे, बाकी बचा हुआ डिविडेंड की टैक्स रेट लगाना। 20, 40, 45 मत लगा देना गलती से। मैम लास्ट वाले का आंसर 52,572 आ रहा है। कुछ और आ रहा है? कैलकुलेशन की वजह से ही आ रहा है ना? अपना कॉन्सेप्ट तो ठीक है। यस मैम, कॉन्सेप्ट ठीक है टोटल। हाँ दैट्स ओके, दैट्स ओके। मैम एक सेकंड, ये 125 ये बाकी के रिमाइंडर वाले का था ना, 1.5 लाख के ऊपर वाला जो बैलेंसिंग ये फिगर रहा थी, ये रहा ये रहा ये रहा, है ना? क्योंकि 150 में से हमने सिर्फ नॉन सेविंग्स इनकम 149,875 की यूज की। अभी भी 150 की लिमिट में कुछ अमाउंट बचा है, ठीक है? यस, वो है। कैलकुलेशन चेक कर लेना, कैलकुलेशन इज फाइन। हो सकता है यहाँ 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 कुछ गड़बड़ हो, दैट्स फाइन, बट कॉन्सेप्चुअली आपको यही कैलकुलेट करनी है, ठीक है? यस मैम। चलिए अब दूसरे वाले क्वेश्चन की फोटो ले ली, इसकी। Yes, ma'am. इसको कल की क्लास से पहले करके लाना है आपको।
और बाकी बचा हुआ अब हम करेंगे, ये कल करेंगे, ठीक है, इससे पहले कि मेरी आवाज बिल्कुल बंद हो जाए। कल करते हैं इसको, ठीक है जी। ठीक और है कल तक के लिए जो सेशन में मैंने आज कराया है उसको ही रिवाइज करना। इसकी पीपीटी LMS पे अपलोड हो जाएगी, आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ना चालू कर सकते हो। ओके ओके मैम। चलिए जी, सी यू टुमारो, बाय बाय। थैंक यू मैम, बाय। Thank you.